डिस्कशन प्रारंभ करते हैं पूरी तरीक़ा से। आज अभी स्पीडी साइंस का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसके 45 नंबर मॉडल सेट तक पहले हम डिस्कशन कर चुके थे। आज 46 नंबर मॉडल सेट से शुरू कर रहे हैं। कल थोड़ा सा और इसके बारे में अलग तरीक़ा का हम लोग बात करेंगे। आज फ़िलहाल इसको पूरी तरीक़े से करते हैं। आइए शुरू करते हैं। मॉडल सेट नंबर 46, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और 7.4 होता है रक्त क्षारीय होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। ब्लड एक प्रकार का उत्तक है। ब्लड को संयुगी उत्तक के रूप में हम लोग याद रखेंगे। मानव के शरीर में रक्त वजन का 7% यानी शरीर के वजन का 7% होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है और उस हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है और यही आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड जाने का दो रास्ता है, एक धमनी और दूसरा सिरा। धमनी से शुद्ध रक्त बहता है और सिरा से अशुद्ध रक्त बहता है। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने के लिए खेत में क्या प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, अभी हम लोगों का जो ज़मीन है ना, उस ज़मीन में पूरी तरह मिट्टी जो क्षारीय हो चुकी है। क्षारीय का मतलब उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो चुका है। मिट्टी जब क्षारीय होगा तो क्या होगा, 7 से पीएच मान उसका ज़्यादा होगा और जब मिट्टी क्षारीय होगा तो उसमें जिप्सम मिलाएंगे और जिप्सम मिलाने के बाद मिट्टी पूरी तरीक़े से हमारा ठीक हो जाएगा। जिप्सम से ही पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है, पीओपी, पेरिस ऑफ प्लास्टर, जिससे कि हाथ टूटता है तो प्लास्टर होता है और मूर्ति बनाने में भी इसका प्रयोग पूरी तरीके से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र क्या हो? 3 प्रकार का होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सूत्र तो CnH2n+2 हो गया। एक होगा एल्कीन और एक होगा एल्काइन। तीनों का फॉर्मूला हम आपको लिख दे रहे हैं। एल्काइन का जो फॉर्मूला होगा CnH2n, एक मिनट रुकिएगा, 2n-2 और कीन का होगा CnH2n। याद रखिएगा कि खरीदना है, किनना का मतलब खरीद के हम लोग ला रहे हैं, तो खरीद के ला रहे हैं तो हमारे पास पैसा कम है तो पूरी तरीक़े से इसमें ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। और केन का मतलब एक प्रकार का घर में एक बर्तन है ना, बरगुना की तरह से काम करता है। पॉजिटिव काम उस केन नामक बर्तन से हो जाता है। पानी भी ला लेंगे, दूध भी ला लेंगे, तो जहाँ पॉजिटिव दिखेगा तो CnH2n+2, खरीदना होगा तो CnH2n और आइन काइन कर रहा है तो CnH2n-2 कर देंगे। 3 प्रकार का सूत्र आपको याद रखना है इसको। क्रायोजेनिक इंजन ताप के किस सिद्धांत पर काम करता है? क्रायोजेनिक इंजन निम्न ताप पर काम करता है, यानी कम से कम टेम्परेचर पे ये इंजन काम करता है। रॉकेट जो चलता है ना, तो रॉकेट में हम लोग इसी इंजन को बना के पूरी तरीके से भेजते हैं। यही इंजन रॉकेट को ले जाता है क्योंकि हमारे ऊपर का टेम्परेचर कम होता है। निम्न तापमान पर काम करने वाला ईंधन को, काम करने वाला जेनरेटर को, काम करने वाला जो मशीन है, काम करने वाला जो उसको ईंधन के रूप में याद रखेंगे, वो निम्न ताप के रूप में काम करता है। अति चालक किस स्थिति में होता है? अति चालक का मतलब एक होता है चालक, एक होता है कुचालक और एक होता है अति चालक। चालक यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो, कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा और अति चालक का मतलब विद्युत धारा खूब आसानी से अच्छे तरीके से प्रवाहित हो। तो विद्युत धारा में जो रुकावट होता है ना, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा में रुकावट को प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है। अब जिसमें भी प्रतिरोध शून्य होगा, जिसमें प्रतिरोध नहीं होगा, वो अच्छी तरीक़े से चालक आपका काम करेगा। जैसे चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन है कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्यों है? उसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो जिसमें प्रतिरोध कम होगा वो चालक बहुत ही बेहतर होगा। तो अगर अच्छा चालक होगा, अति चालक होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? शून्य होगा। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में शीशा का प्रयोग किया जाता है। इसको लेड संचायक सेल भी कहा जाता है। लेड का मतलब शीशा ही होता है और उसमें जो डाला जाता है ना अपघटक, उसको H2SO4 कहा जाता है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्ल राज के रूप में पूरी तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है। बिल्कुल, नैनो का मतलब छोटा होता है। नैनो टेक्नोलॉजी सूक्ष्मता से संबंधित है। जैसे पहले बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, आज छोटा छोटा मोबाइल आ गया। यानी कि पहले बहुत बड़ा चीज़ था, अब धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ हम लोग पूरी तरीके से प्रयोग करने लगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब सबसे छोटा वस्तु से प्रयोग होने लगा। पहले बहुत बड़ा मोबाइल हुआ करता था, मोबाइल से टैबलेट आ गया, टैबलेट से पूरी तरीके से टैब आ गया, लैपटॉप आ गया। यानी छोटे चीज़ के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताइए। नियोबियम एक प्रकार का सुपर कंडक्टर है।
अतिचालक के रूप में, इसको हम लोग याद रखेंगे। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं? यानी कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, और अप्सरा में परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कजाकिस्तान में है। यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे? कजाकिस्तान में है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कैसे रखिएगा? खाना है तो खरीद के खाना पड़ेगा, तो बाई मतलब होता है खरीदना। बाई मतलब क्या होता है? खरीदना। तो बाइकार्बोनेट का मतलब खाने वाला सोडा को खरीद के खाएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है हाइप, जिसको जो पूरी तरीक़ा से हम लोग हाइपो के रूप में याद रखेंगे। तो खाने वाला सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? मीथेन। बायोगैस दलदल वाला ज़मीन पे मीथेन गैस निकलता है। गाय जब पगुड़ी करता है तो मीथेन गैस निकलता है। पगुड़ी वाले को जुगाली कहा जाता है, साइंस की भाषा में जुगाली कहा जाता है। हम लोग बोलचाल के भाषा में पगुड़ी बोल दिए। तो जब गाय पगुड़ी करता है, जुगाली करता है, तो मीथेन गैस निकलता है। दलदल के ज़मीन में मीथेन गैस निकलता है। मीथेन गैस को स्वतः जलित गैस कहा है, अपने से आग लग जाता है, यानी कि अपने से आग लगने वाला गैस भी है। मीथेन गैस से बनता है बायोगैस प्लांट, और बायोगैस प्लांट वाले वैज्ञानिक का नाम था सीबी देसाई। बायोगैस प्लांट कौन बनाए थे? तो सीबी देसाई के द्वारा पूरी तरीके से बायोगैस प्लांट बनाई गई थी। आगे देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताए थे कि अगर मिट्टी हमारा क्षारीय हो जाता है, तो मिट्टी क्षारीय होता है तो उसको दूर करने के लिए जिप्सम मिलाएंगे। मिट्टी हमारा क्षारीय होगा तो क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम मिलाएंगे, और इसी जिप्सम से पेरिस ऑफ प्लास्टर बना करता था। तो आपको पूरी तरीके से बता दिया कि पेरिस ऑफ प्लास्टर इसी से बनता है। आगे देखिए। अच्छा, पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र क्या होगा? तो CuSO4 हाफ H2O। पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र CuSO4 हाफ H2O। इस क्वेश्चन को भी याद रख लीजिएगा। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा के रूप में हम लोग पूरी तरीके से याद रखेंगे। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? तो कपड़ा धोने वाला साबुन कास्टिक सोडा और वसा मिल के पूरी तरीके से कपड़ा धोने वाला सोडा बनता है। आगे देख लीजिए। चीनी को साफ़ करने के लिए कैसा चारकोल का प्रयोग करते हैं? तो चीनी को साफ़ करने के ना, आवाज़ ख़राब हो जाएगा, पंखा चलेगा। चीनी को साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चीनी को साफ़ करने के लिए हड्डी चारकोल का प्रयोग करते हैं, यानी हड्डी से ही चीनी साफ़। इसीलिए पूजा पाठ में चीनी का प्रयोग हम लोग कम करते हैं, मिठा का प्रयोग करते हैं। तो हड्डी चारकोल से चीनी को साफ़ किया जाता है। चूने के पानी को दूधिया कौन बनाता है? तो चूने के पानी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। चूने के पानी को दूधिया CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% है। आगे देखिए। क्वेश्चन है कि स्तनधारी वर्ग का रक्त सबसे अधिक किसका होता है? बिल्कुल, स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान बकरी के रक्त का होता है। बकरी का जो रक्त होता है ना, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। और बकरी का टेम्परेचर होता है वो 39 डिग्री सेल्सियस होता है, स्तनधारी में सबसे ज़्यादा। स्तनधारी पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि स्तनधारी का कान बाहर होगा। ये तो हम मानव बना दिए, लेकिन कोई भी जंतु भी होगा उसका कान बाहर की तरफ स्तनधारी का दिखेगा। स्तनधारी का मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाए, वही स्तनधारी है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और ये संयोजी ऊतक के रूप में पूरी तरीके से हम लोग इसको याद रखें, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में। इसका संयोजी ऊतक शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। 47 नंबर मॉडल सेट देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन सी है? तो सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कूल्हे की मांसपेशियाँ। कूल्हे की मांसपेशियाँ सबसे बड़ी मांसपेशियाँ के रूप में याद रखेंगे। यही कूल्हे के मांसपेशी, कूल्हे के हड्डी से स्त्री और पुरुष की हड्डी के बारे में हम पता करेंगे। कल आपको एक दिन क्वेश्चन हम दिए थे टेलीग्राम पे कि मान लीजिए कि 2 शव है, ज़मीन में पूरी तरीके से दफना दिया है दोनों शव, एक शव पुरुष का और एक शव पूरी तरीके से महिला का है। उस समय तक आपको पता नहीं है कि कौन पुरुष है कौन महिला है। जब हम हड्डी को निकालेंगे तो हड्डी को निकाल के कैसे पहचानेंगे कि ये महिला का शव और ये पुरुष का शव है? तो महिला का कुल्हा पूरी तरीके से चौड़ा होता है, इसी से हम पता करेंगे कि हाँ ये हड्डी महिला का है, और पुरुष का जो कुल्हा होता है वो पतला होता है, इससे हम पता कर लेंगे। इसका हम डाले भी हैं पूरी तरीके से, फोटो देख लीजिएगा। लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है? अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा का मतलब, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। लाल रक्त कण, रेड ब्लड कार्पल्स,
लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा का मतलब तो सामान अभी खत्म हो रहा है। हड्डी के बीच में जो मांसल पदार्थ होता है ना, जैसे हम लोग लेग पीस खाते हैं तो उस हड्डी के बीच में जो मांसल पदार्थ है उसी को अस्थि मज्जा, अस्थि का मतलब हड्डी, और हड्डी के बीच में जो मांसल पदार्थ उसको अस्थि मज्जा, बोन मैरो के रूप में याद रखेंगे। और बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी करता क्या है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी के द्वारा किया जाता है। आगे देख लीजिए, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन कहाँ पे होता है। तो पचे हुए भोजन और हार्मोन के संवहन किसके द्वारा, तब प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा किसका पार्ट है, तो ब्लड का पार्ट है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है। ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा, तो 55% प्लाज्मा होता है। उस प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट होता है, तो उस प्लाज्मा में पानी 90% होता है। प्लाज्मा में पानी कितना परसेंट, 90% प्लाज्मा में पानी होता है। और ब्लड में 55% प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा की आकृति कैसा होगा, तो प्लाज्मा तरल अवस्था में होगा। तरल का मतलब ठोस और द्रव के बीच की कड़ी को तरल के रूप में याद रखेंगे। आगे देख लीजिए, माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, अभी सुबह में एक दिन हम क्लास में बताए थे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी है। जब पिता का रक्त RH और माता का रक्त RH होने पर उस स्थिति में गर्भ में ही पूरी तरीक़ा से बच्चा मर जाता है। कभी कभी जन्म के 7 दिन बाद मर जाता है, या पहला बच्चा जीवित होगा तो दूसरे बच्चे पूरी तरीक़ा से मर जाता है। इस बीमारी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी के रूप में याद रखेंगे। इरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी है जिसके कारण गर्भ में बच्चा मर जाता है। अमाशय से निकलने वाली जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाशय से कौन कौन द्रव निकलता है, जठर रस निकलता है। और जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन करता क्या है, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एकदम बेहतर तरीके से सुनते रहिए, एकदम धैर्यपूर्वक, क्या कि कहा जाता है ना कि डूब कर कुछ सुनिए, सुन कर कुछ गुनिए, मन मिलाइएगा तो मन से जुड़ जाएगा। ये परिंदा बहुत दूर के बोलिया बोल के निकल जाएगा। हम रोज़ आएंगे टेलीग्राम पे बोलेंगे और बोल के फिर क्लास को बंद कर देंगे, इसलिए धैर्यपूर्वक एकदम ईमानदारी से सुनना है। कान खुला रखिए बेहतर तरीके से। रेनिन क्या करता है, तो रेनिन दूध का पाचन करता है। यही रेनिन छोटा छोटा बच्चा में ज़्यादा हुआ करता था, और छोटा बच्चा 1 लीटर दूध पी के पचा जाता था, और हम लोग आधा किलो दूध पियेंगे तो पेट खराब हो जाता है। तो अमाशय से निकलने वाला जठर रस कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। आगे देखिए, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्त की कौन सी भैंस, तो हृदय से जब जाएगा शरीर की तरफ, हृदय हमारे रक्त को साफ़ कर देगा और साफ़ करके शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाएगा। तो शुद्ध रक्त कहाँ से बहेगा, तो धमनी नामक रास्ते से बहेगा। रक्त शुद्ध कब होगा, जब खून में ऑक्सीजन होगा तब रक्त शुद्ध होगा। तो रक्त शुद्ध कहाँ से जाएगा, तो हृदय से शरीर की तरफ। शरीर से हृदय की तरफ जब जाता है तो सीरा वाले रास्ते से जाता है। शरीर से जब हृदय की तरफ जाएगा तो सीरा से जाएगा, और हृदय से जब शरीर की तरफ जाएगा तो धमनी नामक रास्ते से जाएगा। सीरा में अशुद्ध रक्त बहेगा। जब खून में CO2 घुला होगा तो रक्त क्या होगा, अशुद्ध होगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। बिल्कुल ठीक है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और यही मूत्र में यूरिया पाया जाता है। एक क्वेश्चन और याद रख लीजिए, मूत्र में यूरिया पाया जाता है, और वही यूरिया जब सूरज के प्रकाश के अनुपस्थिति में काम करता है तो वो पूरी तरीक़े से अमोनिया में बदल जाता है, और वही मूत्र पेशाब खाना से अमोनिया का गंध आता है। वृक्क में बनने वाली पथरी किसके कारण बनता है, तो किडनी में जो पथरी बनता है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण किडनी में पूरी तरीक़े से पथरी बन जाता है। क्वेश्चन देखिए आगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में हम लोग याद रखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कालाजर की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो कालाजर लिस्मेनिया डोनाबानी, लिस्मेनिया को खाली याद रखिएगा, कालाजर लिस्मेनिया के कारण होता है। लिस्मेनिया डोनाबानी नामक परजीवी के कारण होता है, और लिस्मेनिया याद रखिएगा तो कालाजर आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग, टिटनेस जीवाणु के कारण होता है, और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र सारा अंग प्रभावित हो जाता है। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किससे बना था, तो कवक से बना था। उस कवक का नाम था पेनिसिलियम। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन नामक तत्व से
पेनिसिलिन नामक कवक से बनाए थे, क्या बनाए थे, पूरी तरीके से एंटीबायोटिक बनाए थे। आगे देख लीजिए, हृदय स्नायु, एक मिनट रुकिएगा। हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने और सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए, जब हृदय का धड़कन रुक जाता है ना, तो पेस मेकर सिद्धांत होता है, उसी पेस मेकर सिद्धांत के अनुसार हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। कृत्रिम रूप से हृदय की पेस मेकर सिद्धांत होता है। हृदय और फेफड़ा की आवाज़ को सुनने के लिए डॉक्टर किस प्रकार का यंत्र प्रयोग करते हैं। जैसे आला जो डॉक्टर साहब लेके आते हैं ना, उसी आला को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। आला को पूरी तरीके से हम लोग स्टेथोस्कोप के रूप में याद रखेंगे। मानव के शरीर में कुल अस्थि कितनी होती है। तो मानव के शरीर में कुल अस्थि की संख्या, हड्डी की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 350, लगभग 350 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 40 मॉडल सेट 48 के बारे में चर्चा करते हैं। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण करने के लिए ईईजी, मस्तिष्क के लिए ईईजी और हृदय के लिए ईसीजी। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ग्राफ पेपर होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम का मतलब ईईजी। ईईजी होगा कि किस लिए, बोलिए। ईईजी है, हाँ बता रहे हैं हम, तो आपको बताइए रहे हैं, पूरी तरीके से स्पष्ट होगा, घबराइए नहीं। क्वेश्चन आपका है कि मस्तिष्क संबंधी विकार के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर हृदय आपका गड़बड़ हो जाए तो उसको ईसीजी के रूप में याद रखा जाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय की जांच करेंगे, और ईईजी का गड़बड़ी होगा तो पूरी ईईजी हम जो जांच करेंगे पूरी तरीके से मस्तिष्क में प्रॉब्लम होगा तब। ईईजी करेंगे मस्तिष्क के लिए और ईसीजी करेंगे हृदय के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियो का मतलब हृदय ही होता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति लाल रक्त कणिका के द्वारा होती है, आरबीसी के द्वारा ही पूरी तरीके से होता है। चेचक का टीका का खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका सबसे पहले किया गया था। चेचक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहा जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। एड्स जब किसी को होता है तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। अगर टाइफाइड होगा तो विंडाल टेस्ट किया जाता है, और एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित धातु क्या है। तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ का पत्ता हरा होता है, और उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। तो H5N1। स्वाइन फ्लू के बारे में हम बात किए तो स्वाइन फ्लू होगा H1N1। स्वाइन फ्लू सुअर से फैलेगा, और बर्ड फ्लू पूरी तरीक़ा से 5 नंबर का मुर्गी से यानी कि बर्ड से फैलने वाला बीमारी को H5N1 कहा जाता है। मुर्गी में एक बहुत बड़ा बीमारी जिसको रानीखेत कहा जाता है। रानीखेत बीमारी मुर्गी से संबंधित है। वर्णदता कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों से होता है। तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, यह अनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। लाल और हरा रंग का पहचान इसमें पूरी तरीके से नहीं होता। लाल रंग हरा दिखेगा और हरा रंग लाल दिखेगा। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता प्रदान, यानी घाव हो जाता है तो घाव को भरने में विटामिन सी सहायता प्रदान करता है। आगे देख लीजिए, पौधे के ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है। फास्फोरस की, यानी फास्फोरस के द्वारा ही पौधे में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंगों में होती है। इस बात को हम लोग सुबह में ही पढ़े थे। और यहाँ भी देख लीजिए, आँखों के किस भाग के द्वारा आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित आइरिस के द्वारा किया जाता है। आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक। कर्निया जो होता है ना, आँख का कर्निया ही किसी को दान कर दिया जाता है, कर्निया दान किया जाता है। आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 1 मिनट, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इंच में पूछे तो 10 इंच बता दीजिएगा। और मानव का दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। बस इतना ही याद रखिएगा। आँख से संबंधित और भी पॉइंट है, इसके बारे में अगले कभी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन मिल रहा है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है।
मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। यकृत को लीवर कहा जाता है, इसको जिगर कहा जाता है। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा संचित होता है। विटामिन ए का संचय यकृत में होता है। यूरिया का संचय यकृत में होता है। यकृत का सेल बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और क्वेश्चन एक था यकृत के बारे में, यकृत के बारे में, ठीक है। मनुष्य में सर पाया जाने वाला यकृत, आगे बढ़िए। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, ग्लैंड ग्रंथि के रूप, मास्टर ग्लैंड का तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में याद रखेंगे। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। अच्छा क्वेश्चन है। टमाटर का पूरी तरीक़ा से हम लोग फल खा जाते हैं, टमाटर का फल भी खाते हैं। मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ होता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। एक बीमारी को मरासमस कहा जाता है, तो मरासमस बीमारी भी प्रोटीन की कमी से, और क्वाशियोरकर बीमारी भी प्रोटीन की कमी से होता है। रक्तदाब मापने, रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाला मशीन को कहा जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर। आगे देख लीजिए। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम मनुष्य के लार में पाया जाता है। लार भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का वहन किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है, और इसी क्रोमोसोम में जीन पाया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। और क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में कितना होता है? 46 होता है। जोड़ा में हमेशा क्रोमोसोम होगा, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिए। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होगा? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुल जाता है, इसीलिए सब्जी को धोते हैं तो विटामिन बी और सी पूरी तरीक़े से निकल जाता है। अब देख लीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन? तो वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में हम लोग याद रखें। आगे देखिएगा। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संरक्षित होता है? भंडारित होता है। आपको बताए पहले ही कि लीवर में विटामिन ए भंडारित होता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। आगे फिर देख लीजिए, यूरिया का स्टोर वहीं पे होता है। पीत का स्राव यकृत से होता है। पहले हम यही भूल गए थे। पीत का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और पीत जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। इस बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण? कैरोटीन के कारण। पीला रंग कैरोटीन के कारण और उजला रंग केसिन के कारण। पत्तियों का रंग भी पीला कैरोटीन के कारण होता है। घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग भी पीला कैरोटीन के कारण होता है। नया जो लोग हम बता देते हैं, टीन, सरसों का तेल का टीन होता है ना, टीन सरसों का तेल पीला होता है, तो टीन में सरसों का तेल आता है, इसलिए कैरोटीन के कारण पूरी तरीक़ा से रंग पीला होगा। गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। एक शब्द होगा केराटिन, कैरोटीन नहीं केराटिन, याद रखिएगा। बाल और नाखून में केराटिन पाया जाता है। केराटिन नामक तत्व बाल और नाखून में पाया जाता है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना है। और बाल और नाखून सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का पाचन मानव नहीं करता है, इसीलिए बाल को हम लोग नाखून को खा नहीं सकते हैं। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। अभी आपको क्वेश्चन बता दिए। देखिए, हर क्वेश्चन से हर क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे? यकृत में होता है। और जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है। कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो गुणसूत्र की संख्या 46 यानी 23 जोड़ा होता है। संतान में लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से। पिता का ही क्रोमोसोम से निर्धारित होगा कि बेटा होगा कि बेटी। 22 + XX सुबह में भी बताए थे, फिर सुन लीजिए। 22 + XX ये फीमेल होगा, और 22 + XY मेल होगा। और पिता के क्रोमोसोम से निर्धारित होगा कि बेटा होगा कि बेटी, इसके लिए आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं? बिल्कुल, एक ये प्रोटीन युक्त कवक है, क्लोरेला ही पूरी तरीक़े से खा के अपना, और जब भी अंतरिक्ष यात्री जाता है तो अंतरिक्ष यात्री में अपना राकेश शर्मा गए थे कब? 1984 में। 1984 में भारतीय मूल के राकेश शर्मा गए थे।
राकेश शर्मा से जब इंदिरा गांधी फ़ोन करके पूछी ना कि अपना भारत कैसा दिख रहा है, तो वहाँ से बोले थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसका ऑडियो भी है, आप कहीं यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री खाना के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग करते हैं। आगे देख लीजिए, राकेश शर्मा गए थे, बहुत सारे, सुनीता विलियम्स गई थी, कल्पना चावला गई थी। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो नारियल का भ्रूण पोष हम लोग खा लेते हैं, नारियल का भ्रूण खाते हैं। टमाटर का फल खाते हैं, आम का मध्य फल भीति खाते हैं, मूली, गाजर, शलजम का जड़ खाते हैं, आलू का तना खाते हैं, प्याज का तना खाते हैं, अदरक और हल्दी का प्रकंद खाते हैं, और प्रकंद भी एक प्रकार का तना है। बैर का मध्य फल भीति खाते हैं, लीची का एरिल खाते हैं। आगे देख लीजिए, संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। संसार का सबसे लंबा वृक्ष नहीं, संसार का सबसे लंबा वृक्ष यूकलिप्टस, गलत है ये क्वेश्चन। संसार का सबसे लंबा वृक्ष यूकलिप्टस सफ़ेदा का पेड़ है। आपके भी अगल बगल में होगा, देखिएगा। सफ़ेदा का जो पेड़ होता है उसको यूकलिप्टस कहा जाता है। पर्यावरण के लिए आतंक है ये। क्या करता है कि अगर पेड़ हम लोग लगा देंगे ना, तो पेड़ के अगल बगल में जितना भी पानी होगा सारा पानी और खनिज लवण को चूस लेगा, और चूस के वो पेड़ पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है। तो सबसे लंबा वृक्ष यूकलिप्टस, यूकलिप्टस को सफ़ेदा के रूप में हम लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन गलत है, इसको इग्नोर करिएगा। प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहाँ पे होता है? प्रोटीन कहाँ उत्पादन होता है? तो राइबोसोम में। इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। ये राइबोसोम होता कहाँ पे? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का एक पार्ट है, और उसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर खुरदुरा पदार्थ पाया जाता है, और वह उसी को हम लोग राइबोसोम के रूप में याद रखेंगे। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पर होता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? वर्गीकरण के फादर को लिनियस को वर्गीकरण के फादर के रूप में याद रखेंगे। और सबसे छोटी इकाई को जाति कहा जाता है। सबसे आधारीय इकाई को जाति के रूप में याद रखेंगे। जैसे होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस में जाति और उसके वंश के बारे में चर्चा होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई के रूप में जाति के बारे में। वायरस बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल में या तो आरएनए और डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में दो होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो वायरस या तो डीएनए का बन सकता है या तो आरएनए का बन सकता है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस था, याद रखना होगा। कोरोना वायरस कैसा वायरस था? आरएनए वायरस था। सॉरी, हाँ, आरएनए वायरस था, बिल्कुल ठीक है। तो वायरस किसका बना होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत कौन कौन होता है? तो डीएनए और आरएनए होता है। वायरस बाहर होगा तो निर्जीव होगा, और हमारे शरीर में प्रवेश करते वायरस जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है। सुअर की गर्भावधि कितने दिन का होता है? गर्भावधि सुअर का 114 दिन तक होता है। गाय का 280 दिन होता है। भैंस का 310 दिन होता है। हाथी का 624 दिन होता है। बकरी का 63 दिन होता है। ठीक है, आगे फिर बात कर लेंगे। और खरगोश का कितना दिन होता है? खरगोश का वही याद रहता था, बताते नहीं। खरगोश का ध्यान नहीं था, फिर आएगा दिमाग पे तो बताएंगे। कितना? ठीक है। रुधिर वर्ग, हाँ ठीक है, 3 महीना। नहीं याद, नहीं पता है, फिर चर्चा करेंगे। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले, रुधिर वर्ग 0 धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन युक्त पदार्थ? जैसे जिसका रक्त ओ होगा तो ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। कौन सा? ओ में कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, इसलिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ओ सब किसी को रक्त दे देता है। और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी सब किसी से, सॉरी, हाँ, ए बी को सर्वग्राही, सब किसी से खून ले लेगा, और ओ को सर्वदाता के रूप में हम लोग याद रखेंगे। ओ में एंटीजन नहीं होता, नहीं रोकने वाला ओ को कोई नहीं रहता, इसलिए ओ सब किसी को खून दे देता है। जंतु में केनाइन दांत का उपयोग, तो केनाइन दांत का उपयोग मांस फाड़ने के लिए किया जाता है। बड़ा बड़ा जो जंतु होता है ना, मांसाहारी जंतु में केनाइन दांत होता है, तो केनाइन दांत मांस को फाड़ने के लिए, हाँ होता है, मांस को फाड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जंतु के बारे में बात चल रहा है आगे, ठीक है। केंचुए कितनी, केंचुआ का कोई आंखें नहीं होता है। केंचुआ को जन्मांध कहा जाता है, जन्म से अंधा होगा उसको जन्मांध कहा जाता है। डॉल्फिन भी जन्मांध होता है। केंचुआ में 8 को हार्ट चैम्बर होता है। केंचुआ उभयलिंगी प्राणी है, एक साइड मेल और दूसरी साइड फीमेल होगा। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ जमीन के नीचे 20 फीट तक चला जाता है। जिस छिद्र से जाता है उस छिद्र से बाहर नहीं, दूसरे छिद्र से आता है। मिट्टी को मुलायम बनाता है, पोला बनाता है, इसलिए किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? हाइड्रो का मतलब जल, जल में खेती करने वाली परिस्थिति को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है।
हाइड्रोपोनिक्स का मतलब जल में खेती करने वाली व्यवस्था को हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। हाइड्रो का मतलब जल और पोनिक्स का मतलब खेती करना। आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु और नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। प्रो का मतलब प्राचीन कोशिका होता है, पौ से प्रो और पौ से प्राचीन। तो सबसे प्राचीन कोशिका, सबसे प्राचीन जीव कौन है? नीलहरित शैवाल है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव का निर्माण उसका नीलहरित शैवाल नाम रखा गया था। कहाँ इसका जन्म हुआ था? अफ्रीका महादेश में हुआ था। यानी पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जिसका नाम नीलहरित शैवाल है, अफ्रीका महादेश में इसका जन्म हुआ था। जीवन का उद्भव अफ्रीका महादेश में ही हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या सर्वाधिक है 54। सबसे ज़्यादा देशों की संख्या कहाँ पे अफ्रीका महादेश में है? 54 है। अफ्रीका महादेश की खासियत एक और है, सुन लीजिए फिर से। अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है ना जहाँ पे विषुवत रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरने वाला महादेश कौन है? अफ्रीका महादेश है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। फिर से याद लीजिए, लिम्पोपो नदी। आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। जायरे को ही कांगो नदी कहा जाता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीट को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। रोगों के संचरण को उत्तरदायी कीट को वेक्टर कहा जाता है। कीट पहचानने का सबसे आसान तरीका 3 जोड़ा पैर होगा। कीट वही होगा जिसमें 3 जोड़ा पैर होगा। मकड़ी को 8 पैर होता है, यानी मकड़ी कीट के श्रेणी में नहीं आता है। किन्हीं 2 मांसाहारी पौधे का नाम बता दीजिए। घटपर्णी और सेंड्यूस। घटपर्णी घट बना के रखता है, कोई भी उसको पिचर प्लांट के रूप में याद रखेंगे। कोई भी उसके पास कीट पतंग जाता है ना, अपना ढक्कन बंद करके और उसको खा जाता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? तो मछली के यकृत में विटामिन डी। विटामिन डी सूरज के धूप में, सूरज की रोशनी में और मछली के तेल में पाया जाता है। ऊँट अपने कुबर में किसका उपयोग? तो ऊँट के कुबर में वसा का संग्रहण होता है। वसा का यानी फैट का संग्रहण होता है। थैलेसीमिया रोग, 1 मिनट रुकिएगा। थैलेसीमिया के रोगी शरीर में किस का संश्लेषण क्षमता नहीं होता है? तो थैलेसीमिया बीमारी वाले जो लोग होता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। थैलेसीमिया वाले रोगों में हीमोग्लोबिन धारण करने की क्षमता, संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ना रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा नामक तत्व पूरी तरीके से पाया जाता है। लोहा को आयरन कहा जाता है, इसी आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। लाल रक्त कणिका के निर्माण करने के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? लाल रक्त कणिका के निर्माण करने के फोलिक अम्ल की उपयोगिता, फोलिक अम्ल की उपस्थिति ज़्यादातर जरूरी है। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ऑस्मो रेगुलेशन के रूप में हम उसको याद रखेंगे। आगे देखिए, दर्द को दूर करने वाली दवा का क्या नाम है? तो दर्द को दूर करने वाली दवा का नाम एनाल्जेसिक है। दर्द दूर करने वाली दवा का नाम एनाल्जेसिक। आगे देख लीजिए, मॉडल सेट 51। सामान्यतः गाय का जीवन काल 20 से 25 साल होता है और गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 280 होता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे? ब्रिक से, किडनी से। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ब्रिक की संख्या 2 होती है। सेम के बीज के आकार का ब्रिक होता है और ब्रिक की इकाई को नेफ्रोलॉजी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। कौन सा ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना के कारण होता है? उत्तेजना के कारण एड्रिनल ग्रंथि उत्तेजना को पूरी तरीके से एग्रेसिव करता है। यदि माता का रक्त ए तथा पिता का रक्त बी, तो संतान का रक्त कौन कौन सा होगा? तो संतान का रक्त ए बी चारों रक्त हो जाए, इसमें से कोई भी हो सकता है। यानी माता का रक्त ए, पिता का रक्त बी, तो जो बच्चा होगा उसका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, बिल्कुल कौन कौन? अच्छा क्वेश्चन है। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन को ए टी जी एस इस प्रकार के याद रखिएगा। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है। 4 प्रकार का क्षार पाया जाता है। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय के बाद इसमें दुर्गंध आने लगता है। बिल्कुल आपको पहले भी बताए थे। बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। जब उस मूत्र में धूप नहीं लगेगा तो जो यूरिया होगा ना, मूत्र में यूरिया पाया जाता है और वो यूरिया धूप के अनुपस्थिति में अमोनिया में बदल जाता है। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, जिससे अमोनिया के कारण पूरी तरीके से दुर्गंध आता है मूत्र खाना से।
रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। कैल्शियम आयन के अंतर्गत याद रखेंगे तो विटामिन के कारण रक्त जमता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त जमता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त जमता है। थ्रम्बिन प्रोटीन के कारण भी रक्त जमता है। हिपैरिन प्रोटीन अगर हमारे शरीर में नहीं बने तो रक्त पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, और रक्त बाहर निकलता है उसको हीमोफीलिया नामक बीमारी कहा जाता है। हीमोफीलिया बीमारी अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया बीमारी को राजशाही बीमारी भी कहा जाता है। राज परिवार से निकला था, ब्रिटेन की महारानी को ये बीमारी था। आगे देखिए, लैंगरहर्स द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहर्स द्वीप अग्नाशय में, और अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। शुरू कर रहे हैं। लैंगरहर्स द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसी हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाली आंसू गैस का नाम क्लोरोएसिटोफिनोन होता है, और वो अमोनिया का यौगिक होता है। अमोनिया का ही यौगिक होता है, जैसे अमोनिया के बारे में पढ़े, यूरिया अमोनिया बदल जाता है, और अमोनिया ही पूरी तरीके से आंसू गैस के रूप में छोड़ा जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। मच्छर भगाने वाली क्रीम में मुख्य अवयव कौन सी पदार्थ होती है? नीम की पदार्थ पूरी तरीके से होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव के कारण ग्लूकोज का अवक्षय, यानी कि ग्लूकोज की कमी हो जाती है, इसलिए हम लोग दौड़ते हैं ना, और व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करने के बाद शरीर में दर्द हो जाता है। हड्डी और मांसपेशियों को कल भी बात किए थे। हड्डी मांसपेशियों को जोड़ने वाले को लिगामेंट, हड्डी और मांसपेशियों को लिगामेंट, एक मिनट रुकिएगा, स्नायु। हड्डी को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन गलत है, हटाइए इसको। मानव शरीर में 24 घंटे में कितना लीटर लार टपकता है? तो लार हमारे शरीर में 1.5 लीटर होता है। मूत्र भी 1.5 लीटर ही पूरी तरीके से निकलता है, और 1.5 किलो वजन यकृत का भी होता है। खुजली का रोग स्कर्वी के कारण होता है, तो कवक के कारण, दाग, खाज, खुजली सब कवक के कारण ही पूरी तरीके से होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम? टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? टेस्ट ट्यूब बेबी का बिल्कुल पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण, यानी कि एक ट्यूब का, कि मानव का जो निषेचन होता है ना, ट्यूब में होता है, इसको फैलोपियन नलिका कहा जाता है। मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु जब दोनों मिलेगा, इसमें जाइगोट बनेगा, तो यही जाइगोट महिला के शरीर में न बन के दूसरे जगह पे बना दिया जाएगा, और बनाने के बाद फिर से गर्भ में ट्रांसफर। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब पात्र निषेचन, यानी यही ट्यूब शरीर के बाहर होगा, और शरीर में पूरी तरीक़ा से बच्चा जब होगा तो उसको ट्रांसफ़र करके डाल दी जाएगी। मॉडल सेट 52। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इस प्रकार के एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस श्रृंखला में प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ हरे पादप से होता है, हरे पादप स्वपोषी से होता है। सामान्य घेंघा की बीमारी गर्दन फूल जाती है, ये किस के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, और वो गला से पूरी तरीके से निकलता है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। गर्भस्थ शिशु में रक्त में पाया जाने वाला कोशिका, जिसमें बिल्कुल सुबह में बात किए थे, क्वेश्चन आ गया। गर्भस्थ शिशु में रक्त में पाए जाने वाली कोशिका जिसमें मानव के अंग विकास की सबसे अधिक भूमिका निभाती है, उसको स्टेम सेल कहा जाता है। गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाए जाने वाली कोशिका जिससे मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है, उसको स्टेम सेल कहा जाता है। स्टेम सेल होता कहाँ पे? तो स्टेम सेल मानव के जो बच्चा होता है, उसको एक बच्चा के गर्भनाल में ही वाले सेल को स्टेम सेल के रूप में हम लोग याद रखते हैं। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले कोल्ड ब्लडेड जंतु मुख्य विशेषता क्या है? दो प्रकार का जंतु होता है, एक गर्म खून का और एक ठंडा खून का। तो गर्म खून के व्यक्ति को छूइएगा तो एग्रेसिव हो जाएगा, खिसला जाएगा। ऐसा मानव गर्म खून का व्यक्ति है, गर्म खून का जीव है। ठंडा खून का अगर छूइएगा तो सिकुड़ेगा, जैसे मेढक को छूइएगा तो मेढक सिकुड़ेगा, और मानव को खोदिएगा तो मानव पूरी तरह से एग्रेसिव हो जाएगा। तो गर्म खून का जीव कौन है? मानव है। और ठंडे रक्त का जीव कौन है? मेढक है। इसका मतलब क्या है? तो शरीर का तापक्रम वातावरण के साथ बदल देता है। मनुष्य का हमारा जो टेम्परेचर होता है, ठंडा के दिन में भी 37 होगा, गर्मी के दिन में भी 37 होगा।
बरसात के दिन में भी 37 होगा। लेकिन मेढक का शरीर का जो टेम्परेचर होता है गर्मी में बढ़ेगा, ठंडा में घटेगा, अलग अलग प्रकार का पूरी तरीक़े से हो जाता है। तो शीत रक्त वाले कोल्ड ब्लडेड वाले जंतु का मुख्य विशेषता शरीर का तापमान अलग अलग वातावरण के प्रभाव पे पूरी तरीक़े से बदल लेता है। और मनुष्य गर्म खून का जीव है, मनुष्य का टेम्परेचर सब मौसम में उतना ही रहता है, बराबर रहता है। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। वसा हमारे त्वचा के नीचे होता है। जो त्वचा को काटेंगे ना, त्वचा के नीचे एक परत पाया जाता है, उसको एपिडर्मिस के रूप में याद रखेंगे, और वहीं पे वसा पाया जाता है। कपास के रेशे में किस भाग से कपास प्राप्त करते हैं? तो कपास बीज से प्राप्त करते हैं। पटसन हम लोग उसके तना से, छाल से प्राप्त करते हैं। कपास पूरी तरीक़े से बीज से प्राप्त करते हैं। कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत अब वर्तमान में कर रहा है, और काली मिट्टी पे कपास का उत्पादन होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक मिनट रुकिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का क्या स्रोत है? इलेक्ट्रॉन किरण। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से वस्तु को वस्तु बड़ा करके दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन विकिरण के द्वारा ही पूरी तरीके से प्रकाश प्राप्त होता है। नॉर्मल बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध थे? नॉर्मल बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको याद रखेंगे। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मल बोरलॉग किए थे, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में होती है 1966-67 में। 66-67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 66 में ही हरियाणा का स्थापना किया गया था। हरियाणा को हरि के नगर के रूप में हम लोग याद रखते हैं। लकड़ी का पायरोलिसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? चारकोल गैस और तेल। लकड़ी जलाएंगे तो चारकोल, लकड़ी के कोयला को चारकोल कहा जाता है। वही क्वेश्चन है। रस्ट रोग किस फसल को? रस्ट रोग गेहूं में हो जाए। गेहूं का पीला पड़ना, गेहूं का बाली देखिएगा कहीं कहीं पीला पड़ जाता है, तो गेहूं का बाली पीला पड़ना ही रस्ट रोग होता है, और ये पूरी तरीक़े से गेहूं में होता है। आरएच पद किसके नाम पे रखा गया था? आरएच एक बंदर था, रिसस बंदर था, और उसी बंदर के नाम पे आरएच फैक्टर का नाम रखा गया। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन सांस ले? बिल्कुल, हाइड्रा जलीय जीव है, रक्त नहीं होता है लेकिन सांस लेता है। भोजन में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। आगे देखिए, और पूरी तरीक़ा से ये लास्ट सेट है। आइए हम लोग पूरी तरीक़ा से चर्चा करते हैं। जागृत रहिएगा, सोइएगा नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के रुक न जाना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए समय का इंतज़ार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य। और नींद भी आ रहा है ना, तो यूँ याद रखिएगा कि आँखों में नींदें बहुत हैं मगर सोना नहीं है। आँखों में नींदें बहुत हैं मगर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। चलिए सुनिए फिर से। मॉडल सेट 53 के बारे में डिटेल हम चर्चा कर रहे हैं। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन सी से घाव भी भरता है, याद रख लीजिएगा। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ा से खून आने लगता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। आगे देखिए, कवक में संचित भोजन के रूप में, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में कवक में संचित। और हमारे पास ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज पीते और खाते हैं, तो ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। मानव के यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में संचित हो जाता है, और कवक में भी ग्लाइकोजन के रूप में संचित भोजन के रूप में स्टोर होता है। आगे देख लीजिए, नाखून और बालों में उगने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? केराटिनोफिलिक कहा जाता है। और नाखून और बाल केराटिन के कारण केराटिन तत्व पाया जाता है। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगती है? देखिए, अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो क्या है? चंद्र ग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण में पूरी तरीक़ा से चंद्रमा आएगा। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा, और चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी आएगा। हमेशा चंद्र ग्रहण क्या होगा? पूर्णिमा के दिन होगा।
चंद्रपुरा गांव है, उसी चंद्रपुरा अपने घर के गांव के बगल में गांव है। चंद्रपुरा का मतलब चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होगा। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन, चंद्रपुरा गांव का नाम याद रखिएगा, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। फिर कभी चर्चा करेंगे तो और डिटेल चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। चंद्रपुरा गांव से ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम को याद रखिएगा कि सूरज में ज़्यादातर हाइड्रोजन है और सूरज से भी ऊर्जा मिलता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, तो हाइड्रोजन वाला सिद्धांत यहाँ भी काम करेगा। परमाणु बम हाइड्रोजन बम में दोनों में शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होता है, लेकिन हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे तो तत्काल में बहुत बड़ा हानि पहुंचाएगा, लेकिन परमाणु बम छोड़ेंगे तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जापान में परमाणु बम 1945 में छोड़ा गया था, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। अमेरिका का एक राष्ट्रपति था हेनरी ट्रूमैन, और हेनरी ट्रूमैन के कहने पर जापान पे बम गिराया गया। उसका प्रभाव आज तक देखा जाता है, यानी कि गर्भ का जो बच्चा पलता है ना, वो बच्चा भी विकलांग जन्म लेता है, यानी कि दूरगामी परिणाम इसका खराब होता है। हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे तो तत्काल हानि तो पहुँचाएगा, लेकिन भविष्य के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन परमाणु बम से भविष्य भी खराब हो जाता है। सोल्डर किन किन धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्डर जो है ना, टीन और सीसा का मिश्रण होता है। टीन और सीसा का मिश्रण सोल्डर होता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। प्रोटॉन के नाभिक में मुख्यतः कौन होता है? तब परमाणु के नाभिक में, जैसे अपना ये नाभिक है, कोई परमाणु है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, P+N होगा। इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से चक्कर काटेगा। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे P से पॉजिटिव और P से प्लस और N से नो का मतलब यहाँ पे नहीं होता है। इनके पास पैसा नहीं है, E के पास, और ये पूरी तरीके से चक्कर काटते हैं। E पूरी तरीके से चक्कर काटता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बेचारे चक्कर काटते रहते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। दूध से क्रीम को अलग कर लेने से दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है, बिल्कुल दूध का घनत्व तो बढ़ता है, और क्रीम का घनत्व तो कम हो जाता है, और कम घनत्व के कारण ही पूरी तरीके से वो तैरता रहता है। दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करेगा। दूध से मक्खन निकालेंगे तो दूध से केंद्र के बाहर होगा, अपकेंद्री बल का सिद्धांत पे काम करेगा। आगे देखिए, उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में बदलने के लिए, बिल्कुल उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा एसी पर ही करते हैं, डीसी पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर डीसी पर एसी पे ही करेंगे, यानी कि बिजली पे ही करेंगे, अगर डीसी पर ट्रांसफार्मर भूल से जोड़िएगा तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने में, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने में और वोल्टेज को घटाने में करते हैं। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है इसको स्टेप अप कहा जाता है। स्टेप अप यानी कि वोल्टेज को बढ़ाएगा, और जो वोल्टेज को कम करेगा उसको स्टेप डाउन कहा जाता है। दो प्रकार का ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब प्रश्न बनेगा कि आपके गांव का ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? तो व्यापारिक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। हमारे तरैया पावर हाउस से जो बिजली जाता है 440 वोल्ट निकलता है, लेकिन आपके घर में कितना पहुंचता है? 220 वोल्ट पहुंचता है। ये किया क्या? ये वोल्टेज को पूरी तरीके से कम किया। तो कम कौन करेगा? तो स्टेप डाउन करेगा। तो हमारे घर के पास, हमारे बाज़ार पे, आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने का काम करता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा एसी पर ही करते हैं, डीसी पर नहीं करते हैं, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस स्व प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 99% तक होती है। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्वथनांक कम होगा, इसीलिए ना ऊपर बढ़ते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो दाब कम होगा और खाना बनाने में तकलीफ हो जाती है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 होता है। अब चंद्रमा पृथ्वी पर ये है तो थोड़ा सा देख लें। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है, और पूरी तरीके से याद रख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसू गैस का रासायनिक नाम, आंसू गैस था किसका? अमोनिया का यौगिक था। हम लोग पढ़े थे कि आंसू गैस अमोनिया का यौगिक था, और अमोनिया उसको कहा क्या जाता है? क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस को क्लोरोएसिटोफिनोन के रूप में हम लोग याद रखेंगे।
आंसू गैस, ठीक है। आंसू, हाँ आंसू से कोई क्वेश्चन याद आ रहा था। चलिए देख लीजिए, किसी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरण के उत्सर्जन के बाद कौन सा रूपांतर, बिल्कुल कोई भी रेडियो धर्मी तत्व होता है ना, अंतिम उत्पाद शीशा बन जाता है। यानी रेडियो सक्रिय तत्व के रूप में हम लोग अल्फा बीटा गामा को पढ़ते हैं। अल्फा का मान 1 होता है, बीटा का मान 2 होता है और गामा का मान 3 होता है। अन्य किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंतिम उत्पाद शीशा के रूप में ऊपर तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कोयला जलाएंगे तो राख बनता है ना, उसी प्रकार से जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व होता है अंतिम में शीशा बन के निकल जाता है। बस यही आपको याद रख लेना है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल, दो गो कंसेप्ट है, एक अवतल और एक उत्तल। तो जब दूर लिख रहा है ना तो दू में ऊ छुपा हुआ है, तो दूर के लिए ऊ रखिएगा, और नहीं तो 3 अक्षर के साथ 2 अक्षर को डालिएगा। और यहाँ पे अवतल के लिए आपका निकट होगा, तो निकट 4 अक्षर का है, 3 अक्षर का निकट है, तो बड़ा के साथ बड़ा का रिलेशन और छोटा के साथ छोटा का रिलेशन। दू जब हम बोल रहे हैं तो उसमें ऊ छुपा हुआ है। उत्तल लेंस लगाएंगे दूर दृष्टि दोष के लिए और अवतल लगाएंगे पूरी तरीके से निकट दृष्टि दोष के लिए। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त हो जाती है, लंबाई बढ़ेगा तो पूरी तरीक़े से घड़ी पे सुस्ती का प्रभाव पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में सरल लोलक की लंबाई बढ़ने से घड़ी सुस्त हो जाता है, पूरी तरीके से छोटा हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के बारे में हम पूरी तरीके से कल चर्चा करेंगे। आपको कल पूरी तरीके से सिलेबस पहले दी जाएगी और सिलेबस में बहुत तरह की व्यवस्था टेलीग्राम पे की जाएगी, और ये टेलीग्राम का डिस्कशन पूरी तरीके से यूट्यूब पे आपको डाल दी जाती है। यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करिएगा किस प्रकार का व्यवस्था है। आगे इसमें रोज़ कुछ ना कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आइए हम बात करते हैं। चलिए।